अपनी एक स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी शीर्षक का एक लेख लिखा जिसमें वैश्विक और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सावधानीपूर्वक आशावादी दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, तो सबसे पहले हम मुद्रास्फीति की बात करें तो जो खुदरा मुद्रास्फीति है जिसे हम CPI बोलते हैं, ये वर्ष 2023 और 24 में 5.4% से घटकर जून 2025 में ये 2.1 पर आ गई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे निम्न स्तर पे है। दूसरी बात किया जाए जून 2025 में कोर मुद्रास्फीति जो 4.4% तक आ गई है, जिसके कारण जो व्यक्तिगत देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन और सेवा की बढ़ती लागत रही है, जबकि समग्र मुद्रास्फीति जो ग्रामीण स्तर या क्षेत्रों में है वो 1.7 है, शहरी क्षेत्रों में 2.6, ये दोनों काफ़ी तेज़ी से घटी हुई। भुगतान संतुलन की बात करें तो भारत जो है 2024-25 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% चालू खाता अधिशेष दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 2023 और 24 में भारत का चालू खाता घाटा जो था वो GDP का 0.7% रह गया है। राजकोषीय विकास देखा जाए तो सकल राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 के बजट के अनुमान के अनुसार देखा जाए तो 0.8% रहा, जो 2024-25 में 3.1% में काफ़ी तुलनात्मक सुधार हुआ है। देखा जाए मई 2025 तक केंद्र सरकार को वर्ष 2025-26 के बजट के अनुमान का 21% कुल प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ है। कुल व्यय वर्ष 2025-26 के बजट के अनुमान का वो 14.7% है, मतलब टोटल बजट का 14% में प्राप्त है। जैसे पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यापार प्रदर्शन देखा जाए, जैसे हम ट्रेड परफॉर्मेंस देखें तो मई 2025 में भारत का कुल व्यापार घाटा लगभग 3% घट गया है, जिसका मुख्य कारण क्या था, तो तेल की कीमतों में गिरावट हुआ और साथ ही साथ में सेवाओं की जो निर्यात है या मांग है बाहर के बाजारों में वो ज़्यादा हो गई है। मई 2024 की तुलना में मई 2025 में कुल निर्यात जो था वो 2.8% की वृद्धि हुई, जिसमें सेवा की निर्यात जो है 9.4% की वृद्धि हुई है, और जबकि कुल आयात जो है वो 1% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो निर्यात प्रदर्शन है उसमें जो है काफ़ी तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चावल, औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र में मजबूत वृद्धि बढ़ावा जो है दिया था। टेक्सटाइल के रेमंड गारमेंट में देखा जाए तो प्लास्टिक व लिनोलियम्स, इंजीनियरिंग वस्तुएं, फल, सब्जियां जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात और फ्रांस की शीर्ष निर्यात तक गंतव्य के रूप में उभरे हैं। वहीं आयात के मामले में भारत के प्रमुख जो देश हैं उसमें UAE, चीन, थाईलैंड, अमेरिका और रूस है। जो हमारा FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश था वो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 125% अधिक है। मतलब हमारे यहाँ जो है FDI ज़्यादा हो। सेवा के क्षेत्र में 19% इक्विटी निवेश के साथ अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में 16% और व्यापार 8% रहा है। निर्माण क्षेत्र में FDI ने वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2023-24 के मुकाबले 18% की वृद्धि हुई है। राज्यों में महाराष्ट्र में 39% निवेशक आकर्षित करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि देशों में जो सिंगापुर है वो 30% निवेश के साथ साथ सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इसके बाद मॉरिशस और अमेरिका का स्थान आता है। अब विदेशी पोर्टफोलियो का निवेश देखिए, जिसे हम FPI कहते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में
44.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सकारात्मक निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का प्रवाह का अनुभव किया। यदि हम बाह्य ऋण की बात करें तो भारत का जो बाह्य ऋण है 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में 10% वृद्धि हुई। ऋण से जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 18.5% में बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में नियर अबाउट 19.1% हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो जुलाई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 696 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 11 माह से अधिक के वस्तुओं का आयात का 95% बाह्य ऋण को शामिल करने में सक्षम है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहला जो है वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जिसमें भू राजनीतिक और व्यापारिक तनाव, जैसे चीन और इजराइल के बीच में संघर्ष जो है, अमेरिका की जो टैरिफ नीतियाँ हैं, इनके कारण काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित माहौल बना हुआ है और एकदम अस्थिर। अब वैश्विक टैरिफ दरें देखें तो ये हमारे 1930 के दशक के स्तर पर पहुंच चुकी है, जिससे भारत का जो आयात लागत है उसमें वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति में भी तेजी आ सकती है। कमज़ोर वैश्विक विश्वास, जैसे उपभोक्ताओं और व्यवसाय का विश्वास पूरे विश्व में कमज़ोर बना हुआ है, जिससे वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार की जो गति है वो काफ़ी धीमी हो गई है और इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा और विशेष रूप से आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में होगा। हम दीर्घकालिक वैश्विक मुद्रास्फीति की बात करें तो विकसित देश में जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ी है। ब्राज़ील व रूस जैसे उभरते बाजारों में यह स्तर उच्च स्तर पर बनी हुई है। इससे जो है वैश्विक मुद्रा नीति और ज़्यादा कड़ी हो सकती है, जो भारत के जो विदेशी पूंजी प्रवाह को सीमित कर सकती हैं और उधार लेने की लागत को भी बढ़ा सकती है। अब हम यदि हम घरेलू गतिविधियों पर ध्यान दें, जैसे औद्योगिक मंदी, मई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे हम IIP बोलते हैं, वृद्धि दर जो है वो घटकर 1.2% रह गई है, जो अगस्त 2024 में के बाद का सबसे निचला स्तर है। और इसके कारण क्या होगा कि रोजगार जो सृजन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, साथ ही साथ में औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में जो प्रगति की गति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। ऋण वृद्धि में गिरावट, जैसे बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो और उद्योग के दिए गए ऋण में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर 2024 तिमाही में NBFC द्वारा ऋण वितरण में वर्ष दर वर्ष 13% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी ऋण स्वीकृतियों में 23% की गिरावट हुई है। दीर्घकालिक ऋणों में 50% की गिरावट की गई है, मतलब जो लोगों के ऋण लेने की क्षमता है वो घट रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रतिभूतियों के विरुद्ध जो ऋण लिया जाता था और शिक्षा ऋण में भी काफ़ी गिरावट भी देखी गई। यह व्यावसायिक निवेश जो है निवेश को सीमित कर सकता है और आर्थिक विकास की गति को धीमी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो धीमी GST वृद्धि दर है, मतलब जून 2025 में GST संग्रह केवल लगभग 6% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले 4 वर्षों की सबसे धीमी रही है। इसके साथ घटती मांग, सतर्क व्यापारिक दृष्टिकोण और सरकारी वित्त पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है। श्रम बाजार में दबाव देखा जाए तो जून 2025 में बेरोजगारी दर जो है वो 5.6% पर स्थिर रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अवकर्ष, जिसे हम लीन बोलते हैं, मौसम या अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम भागीदारी वहाँ पे घट गई है। यह ग्रामीण रोजगार में तनाव के संकेत देता है, साथ ही साथ ग्रामीण खपत और समग्र मांग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। राज्य सरकारों की जो वित्तीय स्थिति देखा जाए तो ऋण माफ़ी, निःशुल्क सेवाओं के कारण राज्यों पर जो सब्सिडी का बोझ है उस बढ़ गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। बुनियादी अवसंरचना के लिए जो धन आवंटन है उसमें कटौती हो रही है।